आज हमारा इतिहास और नागरिक जीवन क्लास 6। आज पढ़ेंगे पाठ 7 मौर्य साम्राज्य। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से सटे हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश था मौर्य वंश। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य शासन व्यवस्था। क्षेत्र विभाजन, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य। साम्राज्य। सबसे बड़ा साम्राज्य, उसके बाद आता है प्रांत, फिर जनपद। जनपद बटा हुआ होता है नगर और गांव में, और नगर में होती 6 परिषदें। प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते हैं। उसके बाद जिम्मेदार व्यक्ति कौन क्या होता है किसका। साम्राज्य का जिम्मेदार होता है राजा, वंशानुगत, ठीक है। और कौन होता है दूसरा, मंत्री परिषद, जो भी मंत्री लोग होते हैं वहाँ, किनका कार्य क्या होता है, आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव राजा का कार्य होता है। और मंत्री परिषद का काम होता है राजा को सलाह देना। उसके बाद आता है प्रांत। प्रांत का जिम्मेदार होता है राज्यपाल, जो कि राजवंश से ही होता है। इसका कार्य होता है प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य। उसके बाद आता है जनपद, जिला। इसको देखता है स्थानीय व्यक्ति, इनका काम होता है स्थानीय शासन व्यवस्था देखना। उसके बाद नगर और गांव आते हैं। इसको में कौन जिम्मेदार होते हैं, ग्रामीण, गांव का मुखिया। गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता है। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद और नगर या गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे।
इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। बूझो तो जाने। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो उससे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? 1. इसकी जड़ें तनों से उगती हैं। इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। 2. बिना मधुमक्खी के शहद निकलना है। 3. उन पेड़ों से उगती है। 4. पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं। क्या है? बरगद, गन्ना, कपास, तोता। जड़ें तनों से उगती हैं बरगद, बिना मधुमक्खी के शहद गन्ना, ऊन पेड़ों से उगती है कपास, पक्षी जो मनुष्य जैसा बोलता है तोता। मेगस्थनीज की नज़र में लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। आखिरी लड़ाई। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। हमें कलिंग पर हर हाल में विजय प्राप्त करनी है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति, युद्ध में कितने लोग मारे गए? लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के भयानक दृश्य एवं परिणाम को देख सुनकर अशोक बेचैन हो उठा। अरे नहीं! और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की। मेरे मन की शांति खो गई है। अब चाणक्य कहते हैं, यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए, जैसे ये लिखा हुआ है शिला पर। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।